इंसीडियस 2 की कहानी को अब 10 साल बीत चुके हैं और जैसा हमने देखा था कि तब डाल्टन और जॉस को कार्ल की मदद से फर्दर और रेड डोर के बारे में सब कुछ भुला देने का मौका मिलता है। लेकिन क्या भुला देने से नर्क का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है? देखेंगे आज की वीडियो में जो इंसीडियस द रेड डोर के बारे में है। ये इंसीडियस फ्रेंचाइजी का 4th इंस्टॉलमेंट है और कहानी एक बार फिर लैम्बर्ट फैमिली पर फोकस करती है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले सीन में हम पिछले चैप्टर को खत्म होते देखते हैं जहां कार्ल जॉस और डाल्टन के मेमोरीज को डिलीट कर देता है। उन्हें द फर्दर, एलिस, डीमन वगैरह की कोई मेमोरी याद नहीं रहती। कहानी यहां से 10 साल आगे आती है और हम पहुंचते हैं लॉरेन के फ्यूनरल में। लॉरेन लैम्बर्ट यानी जॉस की मां की यहां मृत्यु हो चुकी है और उनका सारा परिवार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। फ्यूनरल के बाद घर जाते हुए हम जॉस और डाल्टन को टकराते देखते हैं और हम रियलाइज करते हैं कि उन दोनों का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। वहीं अगले हफ्ते डाल्टन, जो हमेशा से एक टैलेंटेड आर्टिस्ट रहा है, वो आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है। रेने जॉस को सजेस्ट करती है कि उसे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और खुद डाल्टन को कॉलेज तक छोड़ने जाना चाहिए जिससे उनका रिश्ता संभल सके। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि डाल्टन और रेने का अब डिवोर्स हो चुका है, जिसके बाद जॉस सबसे अलग रहता है। उसकी मानसिक स्थिति भी पहले जैसी नहीं रही और हम उसे काफी परेशान देखते हैं। प्रेजेंट टाइम में जॉस रेने की बात मान लेता है। अब फ्यूनरल के बाद लॉरेन को श्रद्धांजलि देने कार्ल भी आता है, जिसे जॉस देख लेता है। जॉस ऑफ कोर्स उसे पहचान नहीं पाता और कार्ल भी उसे सिर्फ इतना ही कहता है कि वो उसकी मॉम का एक दोस्त है। रेने भी कार्ल को नोटिस कर लेती है और वो जॉस का ध्यान उसे भटकाने की कोशिश करती है। अगले सीन में हम जॉस को कार में देखते हैं जहां वो डाल्टन को कॉलेज तक छोड़ने का ऑफर करता है। इसके लिए डाल्टन मान भी जाता है। इस बात से जॉस बहुत खुश हो जाता है और हम उसे डाल्टन के बचपन के वीडियोस देखते हुए पाते हैं। लेकिन इस पॉइंट पर हम जॉस के ठीक पीछे गाड़ी में एक अजीब सी आकृति को देखते हैं जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी, लेकिन जॉस का ध्यान इस पर नहीं जाता। नेक्स्ट हम अगले हफ्ते का समय देखते हैं जहां जॉस डाल्टन को छोड़ने जा रहा है। रास्ते में उनकी कोई खास बात नहीं होती क्योंकि डाल्टन अपने पिता से थोड़ा खफा दिखता है। बात बढ़ाने के लिए जोसेफ डाल्टन से इस आर्ट स्कूल में उसकी नई टीचर के बारे में पूछता है और डाल्टन किसी प्रोफेसर आर्मागेन के बारे में बताता है जिनकी क्लास के लिए वो बहुत एक्साइटेड था। तो कॉलेज पहुंचकर जॉस और डाल्टन उसका कमरा सेटअप करने में लग जाते हैं, जिस दौरान हम देखते हैं कि डाल्टन ने अपनी दादी की यानी लॉरेन की एक तस्वीर बनाई थी। जॉस उससे इस बारे में पूछता है और डाल्टन कहता है कि उसे हमेशा ऐसा लगता था कि लॉरेन अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। लेकिन जॉस उसे समझाता है कि लॉरेन एक सिंगल मॉम थी और उनके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल थी। इसके अलावा उनसे कोई राज नहीं जुड़ा था। हम डाल्टन के सामान में कई सारी लाइट्स और पावर आउटलेट वगैरह देखते हैं और हमें पता चलता है कि डाल्टन को अंधेरे से आज भी डर लगता है। बातचीत के दौरान जॉस डाल्टन से माफी मांगता है क्योंकि वो पिछले कुछ सालों से उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। जॉस शेयर करता है कि उसे ऐसा लगता है कि मानो उसकी मेमोरीज पर किसी ने धूल चढ़ा दी है। वो खुद अपने दिमाग के साथ स्ट्रगल कर रहा है। ऐसे में डाल्टन जॉस को मदद लेने की सलाह देता है, जिसके लिए जॉस मान भी जाता है। जॉस यहाँ ये भी बताता है कि वो किसी भी हाल में अपने पिता जैसा बाप नहीं बनना चाहता जो बीच राह में उसकी मां को छोड़कर चला गया था। इस बातचीत के दौरान कमरे में डाल्टन की रूममेट एंटर करती है जिसका नाम था क्रिस। अब क्रिस को देख डाल्टन चौंक जाता है क्योंकि क्रिस एक लड़की थी, जबकि रूम फॉर्म भरते वक्त डाल्टन ने उसे मेल समझकर वो रूम लिया था। क्रिस डाल्टन से कहती है कि वो वार्डन से बात करके रूम बदलवा लेगी और वहां से चली जाती है। लेकिन क्रिस के जाने के बाद एक छोटी सी बात पर एक बार फिर डाल्टन और जॉस का झगड़ा हो जाता है। डाल्टन अपने पिता को डिवोर्स के लिए अक्यूज करता है, जो सुन जॉस बहुत दुखी हो जाता है, इनफैक्ट रोने लगता है और वहां से चला जाता है। लौटते हुए जॉस डाल्टन को एक वॉइस मैसेज भेजता है जिसमें वो उसे वादा करता है कि वो अपने मेंटल कंडीशन पर वर्क करेगा और पता लगाएगा कि आखिर वो अपने परिवार से इतना दूर क्यों हो गया है। दूसरी तरफ डाल्टन को हम कॉलेज के माहौल में एडजस्ट करते देखते हैं और वो क्रिस के साथ बॉन्ड भी करता है। क्रिस और डाल्टन अपने लाइफ के बारे में शेयर करते हैं, जहां डाल्टन उसे बताता है कि उसे अपनी जिंदगी का एक साल बिल्कुल याद नहीं है। वो बताता है कि उस साल वो करीब 9-10 साल का हुआ होगा और किसी बीमारी के कारण कोमा में चला गया था, लेकिन क्यों और कैसे उसे कुछ भी मालूम नहीं। यहाँ से हम आते हैं अगले दिन पर जब डाल्टन अपना पहला आर्ट क्लास अटेंड करने आता है। प्रोफेसर आर्मागेन अपने स्टूडेंट्स को अपने अंदर झांकने कहती हैं। वो इनकरेज करती हैं कि वो सब एक ऐसी तस्वीर बनाएं जो उनके अंदर के असल आर्टिस्ट को बाहर लाए। प्रोफेसर की बातों से इंस्पायर हो डाल्टन अपनी पेंटिंग शुरू करता है और अपनी आंखें बंद करके कलम चलाने लगता है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो एक काले अंधेरे कमरे की तस्वीर बनाने लग गया था। एक कमरा जहां एक विशाल दरवाजा था। जी हाँ, डाल्टन यहाँ द रेड डोर की
तस्वीर बना बैठा है और अचानक उसे ऐसा लगता है कि कोई शैतानी हाथ उसके उंगलियों पर आ गया है, जिससे डाल्टन के हाथ से खून बहने लगता है। इस हादसे के साथ ही हम दूसरी तरफ वाकई एक डोर को खुलते देखते हैं और इस इंसिडेंट के साथ ही हम जॉस को देखते हैं, जिसे अचानक से वही डोर अपने नाइटमेयर में खुलता हुआ दिख जाता है। लेकिन क्योंकि जॉस सब कुछ भूल चुका था, उसे इसका मतलब समझ नहीं आता। तो नेक्स्ट सीन में हम जॉस को डॉक्टर के साथ देखते हैं, जो उसकी मेंटल कंडीशन समझने के लिए उसे एक MRI स्कैन लेने की सलाह देते हैं। स्कैन के दौरान जॉस को एक मशीन के अंदर जाना होता है और इस स्कैन के दौरान जॉस अचानक से खुद को एक दूसरी दुनिया में पाता है। हम देखते हैं कि उसके चारों ओर अंधेरा छा गया है और उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। जब वो पीछे देखता है तब अचानक एक डीमन जॉस पे हमला कर देता है। वो तुरंत मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन ये डीमन उसके करीब आने लगा था। फॉर्चुनेटली इसी पल स्कैन के प्रोसीजर समाप्त हो जाते हैं और जॉस बाहर आता है। वो डॉक्टर से पूछने की कोशिश करता है कि अंदर उसके साथ क्या हुआ, लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताते हैं कि वो तो स्कैन के दौरान सो गया था। इनफैक्ट उन्हें तो स्कैन के दौरान किसी भी तरह की आवाज तक सुनाई नहीं दी। अब स्कैन के रिजल्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल थे, जिसे सुन जॉस ज्यादा खुश नजर नहीं आता। वो डॉक्टर को बताता है कि पिछले कुछ समय से उसके साथ अजीबोगरीब हादसे हो रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि इसका कारण क्या है। तब डॉक्टर जॉस से पूछते हैं कि कहीं उसके परिवार में किसी तरह की मेंटल सिकनेस की हिस्ट्री तो नहीं, लेकिन जॉस इस बात पे कुछ भी नहीं कहता। अंत में डॉक्टर जॉस को मेमोरी गेम्स खेलने की सलाह देते हैं, क्योंकि हो ना हो उसकी प्रॉब्लम सिर्फ उसकी मेमोरीज से जुड़ी है। आगे हम वापस डाल्टन को देखते हैं, जो अपनी पेंटिंग लेकर बैठा है। तस्वीर में मौजूद वो डोर उसे कौतूहल में डाले हुए है और वो उस डोर को पूरी तरह रेड पेंट कर देता है। डाल्टन इस तस्वीर को अपने सामने टांग देता है और बहुत गौर से देखने लगता है। तभी अचानक वहां की लाइटें बंद हो जाती है। डाल्टन के आसपास अंधेरा छाने लगता है और उसे दिखाई देती है एक लाल रोशनी, जिससे वो बहुत डर जाता है। लेकिन तभी वहां क्रिस आ जाती है, जिससे सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। क्रिस डाल्टन को अपने साथ फ्रैट पार्टी के लिए ले चलती है ताकि वो लोग नए लोगों से मिल सके। इस पार्टी में पहुंचकर भी डाल्टन को बार बार एक एंटिटी परेशान करने लगी थी। उसे पता चलता है कि ये एक लड़के की आत्मा है जिसकी हाल ही में यहाँ मौत हुई थी। डाल्टन को ऐसा लगता है मानो वो लड़का उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। जब डाल्टन उसे ध्यान से सुनता है तो वो उसे बस इतना कहते ही सुनता है कि क्लोज द डोर, लेकिन इस बात से डाल्टन कुछ मतलब नहीं निकाल पाता। अब उस रात हम डाल्टन को अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करते देखते हैं। इस पेंटिंग को बनाते हुए उसे अचानक नींद आ जाती है और यहाँ पहली बार डाल्टन एक बार फिर से अपनी बॉडी से बाहर निकलता है। वो चौंक जाता है क्योंकि वो खुद को सोता हुआ देख सकता था और आराम से इधर उधर घूम भी सकता था। डाल्टन इस एक्सपीरियंस को टेस्ट करने के लिए क्रिस के कमरे में जाता है, जहाँ क्रिस किसी की मौजूदगी महसूस कर लेती है। डोर भी खुला था और क्रिस इस बारे में पूछने सीधा डाल्टन के पास जाती है। डाल्टन भी अब घबरा चुका था और वो दौड़कर अपने बॉडी की तरफ भागता है। हम देखते हैं कि उसके पीछे एक डिमोनिक एंटिटी पड़ी हुई है, जो और कोई नहीं बल्कि वही लिपस्टिक फेस्ड डीमन है। लेकिन डाल्टन उससे बचकर अपनी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। इधर क्रिस भी उससे बात करने आती है और पूछती है इफ वो उसके कमरे में आधी रात को आया था। ये सुन डाल्टन क्रिस को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। ऐसे में क्रिस रिसर्च करना शुरू करती है और वो पहुंचती है स्पेक्स और टकर के एक वीडियो तक। इस वीडियो में ये दोनों एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं, एक ऐसी तकनीक जिसके जरिए एक इंसान अपनी दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सकता है। एलिस भी इस घटना को एक्सप्लेन करती हुई नजर आती है, जहां वो द फर्दर के बारे में बताती है, जहां कई आत्माएं और शैतानी एंटिटीज एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहे सोल को कैप्चर करना चाहती हैं। ये वीडियो देख क्रिस डाल्टन को समझाती है कि उसे इन सब से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये उसके लिए डेंजरस हो सकता है। लेकिन डाल्टन यहाँ क्रिस को पिछली रात की घटना बताता है, जहां उस लड़के की आत्मा उसे बार बार किसी डोर को बंद करने की बात कह रही थी। सच का पता लगाने का एक ही रास्ता था कि उस आत्मा से वापस जुड़ना होगा। इसके लिए क्रिस और डाल्टन वापस उसी फ्लैट हाउस में जाते हैं, जहां डाल्टन और क्रिस एक अंधेरे कमरे में एस्ट्रल प्रोजेक्शन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अपने बॉडी से निकल उसी लड़के की आत्मा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि डीमन को उसकी खबर लग चुकी है। हर तरफ अंधेरा छाने लगता है और क्रिस उसे उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो दोनों उस कमरे में बंद हो चुके थे। लेकिन डाल्टन अपने शरीर से दूर निकलता जा रहा था और इसी बीच वो डीमन क्रिस पे हमला कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश भी करता है। लेकिन ऐन मौके पर कोई कमरे का दरवाजा खोल देता है और क्रिस को बचा लिया जाता है। इधर डाल्टन भी अपने शरीर में वापस आ जाता है और इस घटना के बाद क्रिस बहुत डर जाती है और वो डाल्टन को वार्न करती है कि चाहे जो भी हो जाए वो वापस एस्ट्रल प्रोजेक्शन में नहीं पड़ेंगे, बिकॉज इससे किसी की भी जान जा सकती है। तो आगे में एक बार फिर जॉस को देखते हैं, जो डॉक्टर की बात मान मेमोरी गेम्स खेलने की कोशिश करता है, जहां वो अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के नाम पहचानने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस खेल के दौरान अचानक सामने से एक एंटिटी जॉस पे हमला कर देती है, जिससे जॉस बहुत डर जाता है। ये एंटिटी एक आदमी की आत्मा थी जो जॉस का पीछा करती है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके चारों तरफ एक बार फिर अंधेरा छाने लगा है। जॉस किसी तरह खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, लेकिन ये आत्मा वहां भी पहुंच जाती है। मगर सरप्राइजिंगली ये आत्मा जॉस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, सिर्फ उसके लिए एक बॉक्स छोड़कर चली जाती है जिस पर लिखा था बेन बर्टन।
जॉस जब इस बॉक्स को खोलता है तब उसे मिलती है कुछ तस्वीरें और एक अस्पताल की साइकियाट्रिक रिपोर्ट जिसमें किसी बेन बर्टन के बारे में लिखा हुआ था। जॉस पाता है कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके पिता थे। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार बेन 1970s के दौरान अस्पताल में भर्ती हुआ था। उसे स्किज़ोफ्रेनिया से डायग्नोज किया गया था, जिसके बाद एक दिन उसने अस्पताल के छत से कूदकर खुद को मार लिया। जाने से पहले बेन ने एक नोट भी छोड़ा था जिसमें लिखा था इट एंड्स विथ मी। अपने पिता के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद जॉस और भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे अब लगने लगा था कि शायद उसके पिता मेंटली इल थे और अब वो भी उसी बीमारी का शिकार हो रहा है। वो इस बारे में बात करने रेने के पास जाता है और उसे बेन के साथ हुई घटना के बारे में बता देता है। रेने ये सब सुन समझ जाती है और जॉस को सारा सच रिवील करती है। वो बताती है कि कैसे वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए एक डीमन से इन्फेस्ट हुआ, कैसे उसने डाल्टन को बचाया और किस तरह वो डीमन उसके जरिए उन पे हमला करने की कोशिश कर रहा था। सच जानकर जॉस बहुत अपसेट हो जाता है और वो रेनी से कहता है कि उससे इतना बड़ा सच नहीं छुपाना चाहिए था। इधर डाल्टन क्रिस के जाने के बाद वापस अपनी उसी पेंटिंग को बनाने लगता है। अब तक उसकी यादें भी साफ होने लगी थी और वो इस डोर के बारे में जानने के लिए अपने भाई फॉरेस्ट को फोन लगाता है। फॉरेस्ट उसे ज्यादा तो कुछ नहीं बता पाता, लेकिन उसे बचपन का एक किस्सा याद दिलाता है जब जॉस उन पर हमला करने के लिए आतुर हुआ था, यानी इंसीडियस 2 की कहानी। इस बात से डाल्टन को भी वो घटना याद आती है और वो अपनी पेंटिंग फाइनली कंप्लीट कर पाता है जहां उसने जॉस की तस्वीर बनाई थी, उसी पल की जब उसने उन पर हमला किया था। डाल्टन ये तस्वीर फॉरेस्ट को भेज देता है और फॉरेस्ट जॉस को कन्फ्रंट करता है। वो उसे पूछता है कि आखिर द रेड डोर क्या है। ये सुन जॉस और रेने बहुत डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि डाल्टन की जान खतरे में है। इधर हम डाल्टन को देखते हैं जो अपनी बनाई पेंटिंग को गौर से देख रहा है। इस पेंटिंग में हम पिछले फिल्म के उसी सीन को देखते हैं जहां जॉस शैतान के कंट्रोल में अपने ही बच्चों पर हमला करने वाला था। जैसे जैसे डाल्टन इस पेंटिंग को देखने लगता है, हम उसे उन यादों में जाते देखते हैं जब रेने अपने सभी बच्चों को लेकर बेसमेंट में छुपती है जहां जॉश लगातार बाहर से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। तब डाल्टन एक बार फिर एस्ट्रल प्रोजेक्शन का रास्ता अपनाता है और वो अपनी आंखें बंद करके द बियॉन्ड में जाता है ताकि जॉस को वापस ला सके। लेकिन जॉस अब एक हथियार उठाकर डाल्टन पे हमला करने वाला था और प्रेजेंट टाइम में डाल्टन जॉस को रोकने की कोशिश करता है। वो चीखता है कि जॉस उस पर हमला नहीं कर सकता। तभी अचानक आसपास का माहौल बदलने लगता है और हम देखते हैं कि डाल्टन पूरी तरह बियॉन्ड में फंस चुका है जहां एक आत्मा उस पर हमला कर देती है और डाल्टन को अपने सामने वही शैतान दिखाई देता है। वहीं अगर हम असल दुनिया में बात करें तो डाल्टन को होश आता है और हम उसे क्रीपली स्माइल करते देखते हैं। यहाँ डाल्टन से मिलने क्रिस आती है जो अपने साथ एलईडी लाइट्स लेकर आई थी। वो डाल्टन को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाती है। क्रिस सब जगह रोशनी करने की कोशिश करती है, सही कि उसे मालूम है कि डाल्टन को अंधेरे से डर लगता है, लेकिन डाल्टन क्रिस से कहता है कि अब उसे डर नहीं लगता। तभी हम डाल्टन की आंखों को चमकता देखते हैं और वो क्रिस पे हमला कर देता है। क्रिस समझ चुकी थी कि डाल्टन अब अपने काबू में नहीं है, वो उसे होश में लाने की कोशिश करने लगती है। इधर हम जॉस को देखते हैं जो खुद भी बियॉन्ड में एंटर करता है ताकि डाल्टन को वापस बचा सके। वो म्यूजिक का पीछा करते हुए डाल्टन के डॉर्म रूम तक पहुंचता है जहां डाल्टन अब पूरी तरह शैतानी रूप ले चुका था। ऐसे में जॉस समझ जाता है कि डाल्टन एक बार फिर कैद में है। हम देखते हैं कि उस शैतान ने डाल्टन को बेड़ियों में बांध रखा था जहां डाल्टन पूरी तरह डरा हुआ था। जॉस किसी तरह डीमन को चकमा देकर डाल्टन तक पहुंच जाता है। अब डाल्टन उसके हाथ में हथियार देख जॉस से बचपन के हादसे के बारे में पूछता है जो अब उसे पूरी तरह याद आ चुका था, लेकिन जॉस उसे बताता है कि ये सब उस रेड फेस डीमन के कारण हुआ है जिसने उस समय जॉस को कैद कर लिया था और अब वो डाल्टन के साथ भी वही कर रहा है। जॉस डाल्टन को आजाद कर देता है और वो दोनों किसी तरह बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन अब तक उस डीमन को भी डाल्टन और जॉस का पता चल चुका था, इसलिए वो उनके पीछे आता है। लेकिन जॉस उस रेड डोर को ब्लॉक कर देता है। वो डाल्टन से कहता है कि हमें हर हाल में इस डोर को हमेशा के लिए ब्लॉक करना होगा वरना ये शैतान बार बार हमारे पीछे आता रहेगा। जॉस डाल्टन को चले जाने कहता है और तय करता है कि वो अपने बेटे को सेफ रखने के लिए कुर्बानी दे देगा। अपने पिता की ही तरह जॉस कहता है कि दिस एंड्स विथ मी, मगर तभी हम देखते हैं कि उस डोर के ऊपर कहीं से काला पेंट फैलने लगता है और बाहर की दुनिया में हम डाल्टन को देखते हैं जो अब काले पेंट से उस डोर को ब्लॉक करने लगा था। इससे डीमन बौखला उठता है और बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक डाल्टन इस दरवाजे को पूरी तरह ढक देता है जिससे ये दरवाजा काली दीवार में बदल जाता है। हम जॉस को फाइनली रिलीव्ड देखते हैं जो यहाँ आखिरी बार अपने पिता को याद करता है। जॉस के पिता उसकी आवाज सुन उसके सामने आते हैं और उसी के सामने एक सफेद लैंप में बदल जाते हैं। ये वही लैंप था जिसकी मदद से जॉस ने दोनों बार अपने बेटे को बचाया था, सिग्निफाइंग कि कहीं न कहीं जॉस के पिता हमेशा उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। इसी लैंप के सहारे जॉस अपनी दुनिया की तरफ बढ़ता है। धीरे धीरे जॉस असल दुनिया में वापस लौटता है। वहीं डाल्टन अब उस पेंटिंग को कंप्लीट करता है जिसमें वो अपने पिता के साथ था। क्रिस डाल्टन से उस रेड डोर वाली पेंटिंग को जला देने कहती है ताकि वो कभी वापस उस दुनिया में ना फंसे, लेकिन डाल्टन कहता है कि उन्हें इस हादसे को याद रखना होगा, तभी वो उस एंटिटी का सामना कर पाएंगे। फिल्म के एंड सीन में हम सभी को वापस से रिकॉन्साइल करते देखते हैं। वहीं जॉस से मिलने आती है एलिस। अब एलिस को देख कहीं ना कहीं जॉस उसे पहचान पा रहा था, लेकिन उसे ऑब्वियसली पूरी मेमोरी याद नहीं थी। एलिस जॉस से सिर्फ इतना ही कहती
कहती है कि उसका और उसके बेटे का आने वाला कल बहुत सुनहरा है, लेकिन जॉस को अब सावधान भी रहना होगा। इसी के साथ हम एलिज को गायब होते देखते हैं और यहीं पे फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म इंसीडियस की पूरी कहानी, जो लैम्बर्ट फैमिली और जॉस डाल्टन के रिश्ते पर फोकस करती है। फिल्म जनरेशनल ट्रॉमा और मेंटल हेल्थ पे भी प्रकाश डालती है। फिल्म की कहानी फेयरली सिंपल है, तो यहाँ वैसी कुछ खास थियरीज तो नहीं है। फिल्म के एंड सीन में एलिज की आत्मा जॉस को वार्न करती है और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम रेड डोर को वापस एक्टिव होते देखते हैं, विच क्लियरली मीन्स कि फर्दर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब भी ये डोर खोला जा सकता है एंड क्वाइट पॉसिबली हम इसे आगे की फिल्म्स में देख पाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।